बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम के मुस्तकिल होस्ट वहीद हुसैन साहब निजी मसरूफियात की बिना पर इस हफ्ते हमारे साथ नहीं होंगे। ये जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो उनको मिली है, जिसके बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सुरखरू का एक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और PMLN इस पर यह कह रही है कि हुकूमत की जानिब से जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही थी वो अब जमी बोस हो गई हैं। मगर हुकूमत का यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जमानत होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पर केसेस खत्म हो गए। आगे चलकर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कौमी असेंबली के इजलास की, जिसमें आज करारदाद पर बहस को आगे बढ़ना था। अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा किया गया और जो इजलास है उसे स्पीकर को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार थी जिसने स्पीकर डायस का घेराव किया। राजा परवेज अशरफ साहब का मौक़िफ़ था कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। एहसन इकबाल साहब का भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि हुकूमत जो कह रही है वो कर नहीं रही, जो कहती है उस पर अमल नहीं करती और अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर पर मुसलसल अपोजिशन की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में मिलकर अपोजिशन की बड़ी जमातें स्पीकर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद ला सकती हैं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से जो मुंह जोर होता जा रहा है। कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आज हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज को मैदान में उतारा जाएगा। दो सवाल पैदा होते हैं, एक ये कि NDMO को इतना ज्यादा मुतहरिक क्यों नहीं किया जा रहा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए, और दूसरा ये कि हुकूमत की जो नई हिकमत अमली है वो कितनी कारगर साबित होगी कोरोना वायरस के खिलाफ। डिस्कशन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुरखरू हो गए, अदालतों से आज बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन हुकूमत का यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि शरीफ खानदान अपने ऊपर लगे केसेस का अदालतों में दिफा नहीं कर सका है और जमानत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि केसेस खत्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद कमाल साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, दर हकीकत नैब अपने जो मुकदमात उसने बनाए हुए हैं बेशुमार, वो उनको जो इल्जामात लगाता है साबित नहीं कर सकता। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब समेत अक्सर जज साहिबान के रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान के रिमार्क्स मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं। अब भी जमानत जिस दिन हुई है इत्तेफाक राय से, जो सवाल नैब प्रोसिक्यूटर से पूछे हैं हाई कोर्ट ने, वो उनका जवाब नहीं दे सके। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब का काम ही दर हकीकत सियासी मैनूवरिंग करना, सियासी तौर पर हाथ मरोड़ना और PTI हुकूमत के ईमा पर मामलात जो है करना है, इन्हें इंसाफ देना, बिलखुसूस शरीफ खानदान नंबर 1 और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, इनको इंतकाम का निशाना बना, ये इसका एजेंडा है। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख्वाजा बिरादरान के जमानत के केस में भी सामने आया। सिद्दीक साहब, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि ये लोग सेलेक्टेड हैं और इनके अख्तियार में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही। देखिए, सेलेक्टेड तो ये हैं, लेकिन इन्हें वो सेलेक्टर्स की तरफ से ही सपोर्ट हासिल है ना। आप शहबाज शरीफ साहब की ये जो जमानत हुई इससे पहले, यानी मैं भी जज रहा हूं, बतौर चेयरमैन रहा हूं करके, लेकिन 3.5 साल, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मेरी अदालत में पेश होते रहे हैं। अदालत फैसला जज अनाउंस करते हैं और एक मरतबा जज अनाउंस कर दे तो छोटी मोटी कोई तब्दीली कर सकता है तहरीर से पहले, पूरा फैसला नहीं बदलता। ये क्या हुआ? इसके अलावा एक कभी पूरी शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, उन सबको निशाने पे, और मुकदमात बेबुनियाद और झूठे हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो इनका PTI के लोग हैं, वो दवाइयों अद्वियात का मामला ले लें, वो गंदम का मामला ले लें, वो चीनी का मामला ले लें, वो मालूम जब्बा ले लें,
वो पेशावर मेट्रो ले लें, बेशुमार खुद इमरान खान साहब का ये इनका जो बिलियन ट्री सुनामी है उसका देख लीजिए, उस पर क्या रिपोर्ट आई है। इमरान खान साहब के करीबी साथी आप जहांगीर तरीन को भूल गए। रातों रात कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, हम नैब के कवानीन में कोई तरमीम नहीं करेंगे, रातों रात आर्डिनेंस के जरिए अपनी मर्जी की तरमीम करके अपने आप को रिलीफ दे देते हैं। तो ये कौन सा इंसान? सिद्दीक साहब, अपने लोग हैं या पराए लोग, हुकूमत का मौक़िफ़ है, कार्रवाई तो हो रही है, चाहे वो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी जहांगीर तरीन साहब हो, सब्तैन खान साहब हो, या परवेज खटक साहब हो, या महमूद खान साहब हो, पेशियां सबने भुगती हैं, सबको भुगतना पड़ रहा है। कोई जेल में नहीं रहा जी। ये जो अभी आपने नाम लिया है अपना चीनी का कोई स्कैंडल, जो चीनी की बात करते हैं, क्या इनके खिलाफ इनकी FIRs में चीनी की कोई सिद्दीकुल फर्द तो पेशियां भुगत रहे हैं ना जहांगीर तरीन साहब, ये मामला चल रहा है, अभी ज़ेर इल्तवा है, वो खुद शिकायत भी इस पर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बरी जिम्मा। खुदा करे कि वो गिरफ्तार ना हो, लेकिन यहाँ तो इल्जाम लगाते हैं पहले गिरफ्तार करके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहरामंद शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, मरियम हो, सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में होती हैं। ठीक, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहरामंद तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, कोई नई तहरीक बनेगी, अपोजिशन मिलकर कोई मोमेंटम बनाएगी, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा था कि अगर नून लीग से बात होगी तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब से होगी। तो शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी के, उनसे कोई मुलाकात होने जा रही है आने वाले दिनों में, और कोई लाहे अमल तैयार किया जाएगा आप लोगों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए के सामने मरियम बीबी की भी इज्जत है, शहबाज शरीफ साहब की भी इज्जत है, और हमने हमेशा, हमारी लीडरशिप ने हमेशा शरीफ खानदान की बहुत बड़ी इज्जत की है, और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तो सपोर्ट भी किया है, और जो हमारे साथ ज्यादती हुई है 1988 से लेकर आज तक, हमने उस जुल्म को माफ भी किया है। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर है, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉलिटिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। लेकिन अगर किसी वक्त पार्टी के चेयरमैन या पार्टी के मरकजी सदर नहीं जाते किसी मीटिंग में, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को या किसी नुमाइंदे को भेजते हैं, तो वहां पर बात होती है उनके साथ भी। मैं समझता हूं कि बिल्कुल हम तमाम मुस्लिम लीग नून हो या जितनी भी जमहूरी जमातें हैं, हम उनको कदर के निगाह से देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द एब्सेंस ऑफ द शहबाज शरीफ एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मियां नवाज शरीफ, जो PDM के प्लेटफॉर्म से शाहिदा खान अब्बासी ने जो रवैया इख्तियार किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उनकी मजम्मत इसलिए करते हैं कि PDM में हम न उनकी ज़ीले तंजीमें हैं, न उनको ये हक किसी ने दिया है कि वो अवामी नेशनल पार्टी जैसी पार्टी जिसने बहुत बड़ा खून बहाया है, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी लाशें उठाई हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं गड़ी खुदाबश में, तो हमने उसी वक्त उनको ये याद दिलाया कि देखिए बहुत बड़ा काज है, बहुत बड़ा गोल है, और वो है सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। तो अगर हमारा गोल कॉमन है तो ये छोटी मोटी चीजों को कमरे के अंदर रिजॉल्व करें और आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त हम समझते हैं कि अगर कोई तहरीक बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बगैर कोई तहरीक पाकिस्तान में न कामयाब हो चुका है न कामयाब हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, यही तो मेरा सवाल था कि अब PMLN के साथ आप लोग मिलने जा रहे हैं। पहले तो इनकार कर दिया था कि अब PMLN इस वक्त हमें शो को नोटिस दे रही है, हम उनके साथ नहीं मिल रहे, जो PDM के प्लेटफॉर्म से आया। कुछ इनडायरेक्टली स्टेटमेंट मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी दिए गए पीपल्स पार्टी की जानिब से कि एक पार्टी की नायब सदर से अब हम बात नहीं करेंगे, बात होगी तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। आपको पॉइंट है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। बसरा साहब, इंतकाम पर मबनी प्रोपेगेंडा जमीबोस हो गया, ये PMLN का मौक़िफ़ आया शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद। लेकिन गुजारिश ये है, ये तो प्रोपेगेंडा हमेशा, क्योंकि ये इनका काम ही प्रोपेगेंडा है, मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी पहले बेल हुई, उन्होंने कहा जी हक और सच की फतह हो गई, मोतीचूर के लड्डू खिला रहे थे। जब इनको सजा हो गई, इन्होंने कहा जी जो अदालतें हैं वो बायस हैं, बोझ के मारे हुए जज हैं, हम उनके बच्चों को मार देंगे। आपके सामने होगा, वोट को इज्जत देकर नारा लगा के मैदान अमल में आ गए। अभी भी मैं ये समझता हूँ इनको झूठ और प्रोपेगेंडे की सियासत नहीं करनी चाहिए। जमानत जो है वो कत्ल के केस में भी हो जाती है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है
जब कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं है, कत्ल की सजाए मौत है। और दूसरी बात, अभी जमानत हुई है, केस चलना है, कल अगर ये समय, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इदारे जो हैं उन्होंने तफ्तीश की है, इनके मुतल्लिक 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हैं, इनके अपने कैश बॉयज हैं, चीनी माफिया है जिनके लिए चीटियां लगी हैं। तो मेरे भाई अभी जब ये कल केस अदालतों में फैसला होगा, इनको यही तो मौके पे बसा साहब नून लीग का अदालतों में साबित नहीं कर पाए आप लोग, जिसकी वजह से वो सुरखरू का बाकायदा तौर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है पीएमएलएन की जानिब से। नहीं देखिए, फिर मेरी बात, आप तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, साबित किस तरह करना होता है? हमने पहली बात तो ये हमें ना कहना, हमने साबित करना है, ये किसने करना है? कहीं ना कहीं से प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है ना। और दूसरी बात, ये कब आ गया कि साबित नहीं हुआ? जमानत का मकसद क्या है कि केस खत्म हो गया? मैं आपको मिसाल दी है कि जमानत मियां नवाज शरीफ साहब की हो गई थी ना, याद है आपको, मरियम बीबी की हो गई थी, बाद में जब सजाएं हुई हैं तो वो कहाँ गया इनका बयानिया? और ये कि हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हम साहब का बयानिया पिट गया है, उस वक्त नहीं करते। अभी भी जिन लोगों की जमानतें हो रही हैं मेरे भाई, इस बात को समझिएगा, मुल्जम से मुजरम का सफर होता है। पहले FIR होती है, उसमें मुल्जम होता है, FI के बाद बंदा पकड़ा जाता है, बेल हो जाती है, उसके बाद मुजरम का उस वक्त होता है जब केस कंक्लूड होता है, एविडेंसेस लगती हैं, शहादतें लगती हैं, उसके बाद जब जज सब अदालत से बरी करते हैं या सजा देते हैं, उसको कहते हैं फैसला। जमानत है, ये आपका राइट है। जमानत अगर अदालत ये समझती है कि केस डिले हो रहा है, शहादतें नहीं लग रही हैं, मुल्जिम को अंदर रखने का फायदा, किस ग्राउंड पे बेल होती है? जरा समझिएगा मेरी बात। इस ग्राउंड पे बेल होती है कि आप अगर फैसला उठा के देख लीजिए, दूसरे जज साहब ने लिखा है जिनका भावलपुर ट्रांसफर हुआ है, गरीवाल साहब का, उन्होंने कहा कि तमाम केस साबितशुदा है, ये इनके खिलाफ इल्जामात है। दूसरे जज साहब क्या लिखते हैं? दूसरे जज साहब ये लिखते हैं कि जी इतनी देर हो गई है, मुल्जिम को अरेस्ट है, मुल्जिम के कहीं भाग जाने का अंदेशा भी नहीं है, हम इनसे जमानत ले रहे हैं। ठीक, ये है ग्राउंड। अच्छा, दूसरा ग्राउंड ले लें कि जी अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद सिद्दीकुल फारूक साहब आपके लिए एक सवाल छोड़े जाऊंगा, वो ये कि नून लीग से शीन लीग अब क्या जन्म ले चुकी है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया। ब्रेक के बाद ही हम बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की, जो हंगामा खेज रहा और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वेलकम बैक। बहरामन तंगी साहब, कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बहुत ज्यादा एतराज किया। राजा परवेज अशरफ साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई है, और वो ये सवाल भी करते नजर आए कि कलअदम TLP को आखिर हुकूमत ने बैन क्यों किया है, हुकूमत इसका जवाब दे। बहस भी हो सकती थी, जो बहस होनी थी उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता था, स्पीकर की सुन लेते तो शायद जो इजलास है वो मुलतवी ना करना पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बार बार ये कहती है कि ऐवान, जो कौमी असम्बली का ऐवान है वो मुक़द्दस ऐवान है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, जब लेजिस्लेटर खुद ही मुतनाज़े बनाएंगे ऐवान की कार्रवाइयों को, तो फिर मुक़द्दस ऐवान का तक़द्दुस कहाँ जाएगा? देखिए बात यह है कि पौने 3 सालों से आप असद कैसर को देख ले, अल्लाह माफ़ करे, मैं बेशक वो इस वक्त स्पीकर है नेशनल असम्बली का, लेकिन उसकी पॉलिटिकल स्टेटस और पॉलिटिकल करियर मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसमें बात नहीं करता हूं। लेकिन उसके किरदार ने ये मैसेज दिया है कि आई एम नॉट द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, इसलिए कि वो जो कुछ करते हैं वो सेलेक्टेड साहब के कहने पर उसकी मर्जी पे करते हैं। अगर वो अपने आप को स्पीकर और कस्टोडियन ऑफ द हाउस समझते थे तो क्या उस दिन जो कुछ हुआ, जो एक ये इसको चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर कॉल कर लेते इस इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, इसलिए कि इस वक्त सबसे अहम इशू ये था। और फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ, मैं नहीं समझता हूं, या ना मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो शाहिद खान अब्बासी ने जो रोल प्ले किया वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एज ए स्पीकर असद कैसर का जो रोल है वो एज ए स्पीकर नहीं है, वो PTI के चेयरमैन और PTI के प्राइम मिनिस्टर के एक नौकर का रोल है। यहाँ पर अगर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर परवेज अशरफ को बोलने की इजाजत नहीं देते हैं तो हम ऐसा हरकत नहीं करेंगे कि हम उनको कहें कि हम जूता मारेंगे, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड करेंगे ताकि उनको पता चले
کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم نمائندہ ہیں عوام کا اور اس ہاؤس کے آنریبل ممبر ہیں، تو ہمیں بولنے دیں۔ ابھی میں آتا ہوں کہ پارلیمان کو عزت اور توقیر دینے کی بات، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دن اس لیے اجلاس میں شرکت نہیں کی کہ جب تحریک لبیک کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا تھا، پھر اس کو دونوں طرف سے لاشیں اٹھانے پر اس پہ فائرنگ کی، پھر اس پہ بین لگایا، پھر ان کے ساتھ مذاکرات کی، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ جو کچھ کیا اس حکومت نے، تو یہ اس پارلیمان کو آن بورڈ لینے کا وقت تھا، جو کہ نہیں لیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جب آپ نے پارلیمان کو عزت نہیں دی اور ابھی پارلیمان کے پیچھے آپ چھپنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اہم ایشو ہے، بہرامند تنگی صاحب، پیپلز پارٹی کا موقف پارلیمان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے پارلیمان کو عزت نہیں دے رہے تو آپ خود دے دیں پارلیمان کو عزت۔ ہم نے ان کو یہ میسج دیا کہ آپ پارلیمان آ جائیں، ہم نے اس کو میسج دیا کہ آپ تمام اپوزیشن لیڈرشپ کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ اپوزیشن کو سٹیٹس دے دیں، اس لیے کہ آج تک وہ اپنی انا عزت سے باہر نہیں آئے ہیں، اور عمران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک پاکستان بدنام ہو جائے، بے شک پارلیمان بدنام ہو جائے۔ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے، بہرامند تنگی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھے گی اب؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر کی مورل پولیٹیکل پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے سٹیٹس کو تسلیم کرے، وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اور بہرامند تنگی صاحب، سوال یہ ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، آپ یہ ریکارڈ پہ ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، شہید بی بی نے اس وقت بھی میاں صاحب کو آن بورڈ لیا تھا، اور وہ تقریر یاد ہے آپ کو کہ میاں صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحب اگر ہم دونوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، دونوں طرف سے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم کمیٹی بنائیں گے، اس ہاؤس کو چلائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن لیڈر کو وہ طاقت دی ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر کا ایک رول ہونا چاہیے پارلیمانی نظام میں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر سے صدیق الفاروق صاحب، دو سوال ہیں آپ کے لیے۔ بالکل ٹھیک بہرامند تنگی صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب، ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس آج غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا، اس پر بحث آج پھر نہیں ہو سکی، جو قرارداد پر بحث ہونی تھی۔ اسپیکر پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے اپوزیشن کی کوئی خاص حکمت عملی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں آپ لوگ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اسپیکر کے خلاف؟ دوسرا، نون سے شین نکل چکی ہے، حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے، دونوں سوالوں کا پلیز مختصر جواب دیجیے۔ جی مختصر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ ان کی خواہش ہے، ان کی حسرت ہے، اور یہ جو ان کی حسرت ہے نا، یہ بن کھلے مرجھا جائے گی، نون سے شین نکلے گی۔ اس خاندان میں اللہ کے فضل و کرم سے کامل اتفاق ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرے والد کے بعد میرا بڑا بھائی ہی میرے والد کا قائم مقام ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں، لہذا یہ ان کی بات نہیں چلے گی، کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات ہے اسپیکر صاحب کی۔ دیکھیے، اسپیکر صاحب کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی رولنگز کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے غیر جانبدار ثابت کریں۔ اسپیکر صاحب غیر جانبدار نہیں ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنے منصب کے مطابق کردار ادا نہیں کرتا تو اپنی عزت کو خود خراب کرتا ہے۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوں تو اپوزیشن ساری کی ساری، وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم ہو، ساری پارٹیاں ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گی، ان کے گلے میں ہار ڈالیں گی، ان کو عزت اور احترام دیں گی۔ لیکن اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر دوسری بات ہے اجلاس جو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ابھی بہرامند تنگی صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ خود بھی دیکھیں کہ ٹی ایل پی کے ناموس رسالت کے حوالے سے پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان سمیت کی ساری کابینہ، انہوں نے پاکستان کو اور انہوں نے قومی اسمبلی کو بازیچہ یا اطفال بنا دیا۔ ایک کھلنڈرا بچہ جیسے ہوتا ہے ایسے اس چیز کو اٹھا کے ادھر پھینک، اس کو اٹھا کے ادھر پھینک، دودھ میں پانی ملاؤ، اب پانی میں سے دودھ نکالو۔ یہ کوئی تحفظ ناموس رسالت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں؟ کم از کم اپنے عمل سے، زبانی یہ کہتے رہیں، اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، یہ ایک چلاکیاں
یہ جناب ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں، پتے بازی کر رہے ہیں، نوسربازی کر رہے ہیں، ان کا کوئی ناموس رسالت سے تعلق عمل یہ جو اسپیکر پر بڑھتا دباؤ، پہلے آپ کی جماعت کے ایک سابق وزیر اعظم، پھر آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک سابق وزیر اعظم صاحب کی جانب سے شدید اعتراض کیا گیا اسپیکر کے رویے کے خلاف، یہ جو بڑھتا دباؤ ہے، کوئی آنے والے دنوں میں آپ لوگ مل کر تحریک عدم اعتماد تو اسپیکر کے خلاف نہیں لا رہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، اگر پیپلز پارٹی والے دوست وقتی طور پر پی ٹی ایم سے کوئی تھوڑا سا ناراضی بھی ہے، ہم بار بار دعوت دے رہے ہیں پی ٹی ایم کے سربراہ بھی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسمبلی، آئین اور قانون کے معاملے میں ہم کسی وقت بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، تو کیا بسرا صاحب ٹھیک صدیق صاحب، تو کیا بسرا صاحب جو آپ نے اب بات کی کہ ایک ہو کر شاید تحریک لے آئیں، تو کیا بسرا صاحب کو اجازت دیں گے اب وہ شعر ریپیٹ کرے جو شعر آپ نے پڑھا تھا سوال کے جواب میں؟ بسرا صاحب، میں نے تحریک کی بات ابھی نہیں کی، مل کر کوئی معاملہ بن سکتا ہے، آپ نے یہ اشارہ تو دیا نا؟ پارلیمنٹ کی بالادستی اور وقار، آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، اور اس ملک کے لیے ہم کسی وقت بھی اکٹھے ہو کے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، کسی وقت بھی اکٹھے ہو کر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بسرا صاحب، اسپیکر پر جو دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، پی ایم ایل این کی جانب سے ایک سابق وزیر اعظم، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی جانب سے اسپیکر کے رویے پر شدید اعتراض اور احتجاج کیا جا رہا ہے، اور خاقان عباسی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے جو اس دن الفاظ استعمال کیے تھے وہ جذبات میں نہیں کیے تھے، کچھ بھی جذباتی نہیں تھا، اور وہ معافی نہیں مانگنے جا رہے۔ تو کیا ہوگا اخلاقی طور پر؟ اب اسپیکر کوئی از خود فیصلہ تو نہیں لینے جا رہے؟ لیکن جواب، پہلی بات تو یہ ہے آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے، کس طرح اسپیکر کو ہٹایا جا سکتا ہے، کس طرح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، کس طرح پرائم منسٹر منتخب ہوتے ہیں، کس طرح ان کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے، سارے طریقہ کار واضح طور پر لکھے ہیں۔ ان کو اگر کوئی پرابلم ہے تو بالکل یہ اپنا آئینی آپشن استعمال کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، میرے خیال میں انہوں نے تو اخلاقیات کے سارے جو حد ہیں وہ کراس کر لی ہے۔ اندازہ کریں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اسپیکر کے سر پہ جوتے ماروں گا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ خواجہ نے صحیح کہا تھا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اور ان کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ اسپیکر جو کہ ہاؤس میں سب کے لیے سب کو بہیو کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ اٹھ کے اس طرح آپ کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، اس طرح میں آپ کو کون سے الفاظ استعمال کروں ان کے لیے؟ یعنی کہ یہ ان کی بکلاہٹ کی آخری سٹیج ہے کہ جب ان سے آر پار نہیں ہوا، سیدھے منہ پہ نہیں مارے گئے، جب یہ سب بھانمتی کا کنبہ ایک دوسرے کے ساتھ بسرا اپوزیشن کا موقف ہے، ہمیں سنا نہیں گیا، کیوں بولنے کی اجازت دی گئی پرویز ارشد صاحب کو، اور کیوں آج اس دن خاقان عباسی صاحب کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی؟ اپوزیشن کو بولنے کی اجازت دی جائے تو معاملہ کوئی اتنا زیادہ خراب نہیں ہو سکتا۔ حکومت اگر بولنے کی اجازت، اسپیکر اگر بولنے کی اجازت ہے، جواد ایسی بات نہیں، بالکل برعکس بات۔ ایک قرارداد آئی ہے، قرارداد کو پاس کیا گیا، اسپیکر نے کیا کیا؟ کیا ہم نے قرارداد ہاؤس سے پاس کر دی ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ وہ ایک اسپیشل کمیٹی جس میں تمام ہاؤس کے پارلیمانی گروپس کے لیڈران، تمام اپوزیشن کی نمائندگی اس کے اندر موجود ہو۔ اگر اس کے وہ کمیٹی اس میں یہ سمجھتی ہے ساری کی ساری اس کی ورڈنگ چینج کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی اور طریقہ ہونا ہے، اس کے بعد اس نے دوبارہ ہاؤس میں آنا ہے۔ جب وہ ہاؤس میں آ جائے گی، اس کے اوپر تمام لوگ اپنا انپٹ دے کے وہ قرارداد پاس ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو ٹیبل کی گئی ہے میرے بھائی۔ اچھا، دوسری بات، یہ جو کہہ رہے ہیں موقع نہیں دیا گیا، میرے بھائی آپ کو یہ آج پارلیمنٹ چلتے ہوئے 2.5 سال پونے 3 سال ہو گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو دین، مذہب، اسلام کی بس صاحب کا پوائنٹ ہے۔ صدیق الفاروق صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ صدیق صاحب مختصر، مجھے بریک پر جانا ہے۔ میں بسرا صاحب کا احترام کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، یہ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، یہ خود سن لیں کہ کس نے کہا تھا کہ میں پھینٹا لگاؤں گا بلے سے، کس نے کہا تھا آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، کس نے کہا تھا پارلیمنٹ پر میں لعنت بھیجتا ہوں، پارلیمنٹ پر قبضہ کس نے کیا تھا، ایوان صدر کے گیٹ کے ساتھ جناب کرین لگا کے اسے توڑنے کا کس نے کام کیا تھا؟ ہاں جی، یہ باتیں ان کے لیڈر نے کی تھی بھائی، یہ ہمیں درس دیتے ہیں اخلاق کا۔ ٹھیک
ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कोरोना मुंह जोर होता जा रहा है और आज कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। क्या हुकूमत की नई हिकमत अमली कोरोना पर काबू पा लेगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज को मैदान में उतारा जाएगा। दो बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कि हुकूमत की जो नई हिकमत अमली है वो कितनी कारगर साबित होगी। दूसरा, NDMA को इतना ज्यादा मुतहरिक क्यों नहीं किया जा रहा। बहरमन तंगी साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत की अब जो नई हिकमत अमली बनाई गई है कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए, और आने वाले दिनों में इशारा भी दिया गया है कि बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है, ये कारगर साबित होगी? अब कोरोना वायरस पर काबू पा लेगी हुकूमत? देखिए यार, मैं क्या कहूँ आपको, कौन सा इश्यूज है कि जो मौजूदा हुकूमत ने या उनकी प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी टीम ने सीरियस लिया है। अब मैं आपको बताऊं कि एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं आर्मी को SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉल करूंगा, दूसरी तरफ फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी शॉपिंग करें और मत कि रमजान से 2-3 दिन पहले अपनी शॉपिंग पूरा करें, खुदा का खौफ करें। ये आज भी इमरान की जो सियासत है, कभी टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी टाइगर फोर्स बनाते हैं कि SOPs पे अमल करवाने के लिए जिस पे अरबों रुपए की T-शर्ट उसके लिए बना दी और अपने बहनों को ठेके दे के अरबों रुपए कमाए। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक लीडर, उसको आप लीडर नहीं कह सकते जब तक वो डिजास्टर में कौम को मुत्तहिद न करे, जब तक वो कौम को लीड न करे, वो न प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और न लीडर बन सकता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर कि आज भी मादरत चाहूंगा बहरमन तंगी साहब, ऑपोजिशन उस वक्त भी एतराज कर रही थी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, मगर उसके बाद में खुद WHO भी मुतरफ हुआ था हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी का। अब भी एक पॉलिसी बनाई गई है, अगर इस पर भी ऑपोजिशन ये कहती है और आने वाले दिनों में कोरोना पर काबू पा लिया जाता है, फिर कहां स्टैंड करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूं। जब आप आर्मी को बुलाते हैं तो आपके पास जो इदारे हैं, आपके पास जो टीम है, आपके पास जो हुकूमत है, आपके पास जो पुलिस है, ये कहां किस लिए अपने रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी कौम को लीड न करे, आज कौम तकसीम है, आज इनको स्कॉलर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, आलिम दीन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था ताकि पूरी 22 को रमान एक पिच पे आ जाए कि हाँ, ये वबा है और इस वबा से बचने के लिए SOP बहुत जरूरी है। आज एक फेडरल मिनिस्टर शॉपिंग की तरकीब देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं SOP पे आप अमल करें। ये मुझे बताएं कि ये कंफ्यूज हुकूमत नहीं है तो और क्या है? इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई बसरा साहब क्या कहेंगे? कंफ्यूज हुकूमत है, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटमेंट कुछ और आता है, प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट कुछ और है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। बिल्कुल बसरा साहब, पहली बात तो ये है कि ये बेचारी जो अपोजिशन है, इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर एक दफा हमें बैठा के अपने फोटो खिंचवा ले ताकि हम रोला डाल सके। मैं ना रोला अच्छा सुन, तो बात करने देना, आप ना बोले ना, आप ना बोले ना, आप इंटरप्ट ना करे ना, आप इंटरप्ट ना करे ना, आप अपनी टर्न पे तंगी साहब अपनी टर्न पे बात कर लीजिए ना। बहुत बोले तंगी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंगी साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको हौसला दे, सब्र करें बहरमन तंगी साहब, बसरा साहब का पॉइंट लेते ना, ये आपके सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं? जी बसरा साहब। तंगी साहब, अपने टर्न पे आप गालियां भी दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो जैसी परवरिश है वो वैसी बात करेगा, मैं नहीं बोलूंगा, वादा मेरा आपके साथ, लेकिन अपने टर्न पे गाली दीजिएगा। अच्छा जी बसरा साहब, ये इन बेचारों की ज़हनी हालत जो है ना, इन लोगों को सी समझ नहीं आ रही। इन लोगों ने आर पार भी कर लिया, इन लोगों ने इस्तीफे भी बूबे मार लिए, इन लोगों ने एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कह लिया, माफिया भी मांग रहे हैं। तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये इनकी हर साजिश, हर हमला NRO के लिए नाकाम हो रहा है। और भाई, ये जो हम कर रहे हैं ये कुदरती आफत पे अवाम के लिए, खल्के खुदा के लिए कर रहे हैं मेरे भाई। तंगी साहब, आपको सवाल आपको समझ नहीं, सवाल क्या किया जवाब में?
आज इंडिया में देखें लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। फौज किसकी फौज है? सुने सुने, बिल्कुल खल के खुदा के लिए, अवाम के लिए फैसला आपका ये मौक़िफ़ आ गया। बसरा साहब, वक्त सिद्दीकुल फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो नई हुकूमत की हिकमत अमली है कारगर साबित होगी? NDMA को भी तो मुतहरिक किया जा सकता था फौज की मदद लेने से पहले। जवाद कमाल साहब, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले तो ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म बयान दिया कि बस ये फ्लू है, इससे डरना नहीं है। उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह वगैरह, फिर मैं इसके मुखालिफ हूँ, दिहाड़ीदार। फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन ईद को उठा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले ताफ्तान से इंपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद अब बरतानिया से आ गया है। कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बरतानिया से जो मुसाफिर, ये मौक़िफ़ अपोजिशन का उस वक्त भी था। मैंने बहरामंद तंगी साहब से भी सवाल किया था जब पहली वेव आई थी, WHO भी मुतरफ रहा था स्मार्ट लॉकडाउन का। अब एक नई हिकमत अमली है, हो सकता है इससे काबू पा लिया जाए आने वाले दिनों में। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं दो जुमले अर्ज कर दूं। देखिए, ये जो टाइम खरीदारी का काम करते हैं ना, उसमें लोग एकदम निकलते हैं, मार्केट्स में रश बढ़ जाता है, खवे से खवा छिलता है। इसमें कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा है। अगर लोगों ये टाइम उसी तरह से पहले नॉर्मल हो, लोग अपनी मर्जी से जाएंगे, थोड़ी थोड़ी अपना तादाद में जाके खरीदेंगे, खवे से खवा नहीं छिलेगा। ये टाइम जो कम करके समझते हैं पता नहीं हम क्या कर लेंगे, ये गलत पॉलिसी है। ये दुकानदारों को भी बुलाएं। ठीक है, आप मुत्तफिक नहीं है इस पॉलिसी से। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहरामंद तंगी साहब, शौकत बस्ता साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, एहतियात ना बढ़ती तो इसके संगीन नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जहां शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ गई है। तो एहतियात कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।